क्या अन्नामलाई हुए साउथ में बीजेपी की सुपरस्टार? आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए इस व्यक्ति ने कैसे अपोजिशन पार्टीज में खलबली मचा दी और क्यों अन्नामलाई को इंडिया का फ्यूचर पीएम भी माना जा रहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर हम 2019 में हुए लोकसभा इलेक्शंस पर नजर डालें तो बीजेपी ने साउथ इंडिया की टोटल 129 सीट्स में से केवल 88 सीट्स पर ही अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और उसमें भी बीजेपी को केवल 29 सीटों पर ही सफलता मिल पाई थी। बीजेपी के हालात इतने बुरे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि पिछले 2-3 सालों में बीजेपी की यह हवा तेजी से बदल रही है। मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि साउथ इंडिया में बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से जिसका नाम है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई मौजूदा समय में तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और इन पर बीजेपी कितना ज्यादा भरोसा करती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने के मैच 1 साल बाद ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इन्हें तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंप दी थी। 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करवूर गांव में एक किसान के घर जन्मे अन्नामलाई जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में खासी रुचि थी और शायद यही कारण था कि उनके परिवार ने उनसे कभी खेती में ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें उनकी आगे की स्टडीज के लिए सपोर्ट किया। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद अन्नामलाई जी बीटेक करने के लिए कोयम्बटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लेते हैं और इसके बाद वह आईआईएम लखनऊ से 2010 में एमबीए खत्म करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि 2008 में जब अन्नामलाई जी पहली बार लखनऊ आए थे तब लखनऊ के माहौल को देख उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि वहाँ का माहौल उनके तमिलनाडु से बिल्कुल अलग था। वही देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल भरी है और इसी के चलते वह कुछ एनजीओ के साथ जुड़कर सोशल वर्क भी शुरू करते हैं। जल्दी उनको समझ आ जाता है कि उन्हें अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट करना है, जिसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत सफल होती है और वह यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। दोस्तों, जब अन्नामलाई जी ने यूपीएससी को क्रैक किया था तब उस समय उनकी एज महज 24 साल की थी और उन्हें ऑल इंडिया में 244वीं रैंक हासिल हुई थी। 2013 में उन्हें कर्नाटक पुलिस के अंदर पहली पोस्टिंग मिलती है और इसके बाद वह अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे कर्नाटक में पॉपुलर होने लगते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर होता था और वह अपने इलाके में किसी भी तरह का क्राइम बर्दाश्त नहीं करते थे, जिससे उनका बार बार ट्रांसफर भी होता रहता था। इसी सब के बीच जब वह उडुपी में पोस्टेड होते हैं तब वहाँ हुए केस की वजह से उन्हें रियलाइज होता है कि आईपीएस की जॉब करके वह सोसाइटी में बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हाथ हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के साथ बंधे होते हैं। ये रियलाइज होने के बावजूद भी वह लंबे समय तक अपनी आईपीएस की जॉब को जारी रखते हैं और पॉलिटिक्स में जाने का कोई मन नहीं बनाते, क्योंकि उनको लगता था कि पॉलिटिक्स की गंदी इमेज की वजह से लोगों के बीच उनकी इमेज भी डाउन हो जाएगी। खैर, एक बार जब उनकी पोस्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा में होती है और वह अपने परिवार और भागदौड़ भरी इस दुनिया से लगभग 70 दिन तक दूर रहते हैं, तब यहीं से उन्हें अपनी लाइफ का एक्चुअल पर्पस समझ आ जाता है, जिसके बाद वह 2019 में पर्सनल रीजंस का हवाला देकर अपनी आईपीएस की जॉब को छोड़ देते हैं। दोस्तों, अन्नामलाई जी को समझ आ गया था कि लोगों की बड़ी सेवा करने के लिए उन्हें राजनीति में जाना ही होगा और 2019 में जब खबर आई थी कि सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तब अन्नामलाई जी भी सोच लेते हैं कि वह रजनीकांत जी की पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे। हालांकि बाद में रजनीकांत पॉलिटिक्स में आने का अपना प्लान बदल देते हैं और अन्नामलाई जी 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के महज 1 साल बाद ही उनके कंधों पर तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट की बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और इसी के साथ वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि कर्नाटका को छोड़कर बाकी के साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज ही दबदबा रहता है और तमिलनाडु में भी साल 1967 से डीएमके और एआईएडीएमके नाम की 2 पार्टीज रूल कर रही हैं। एक तो बीजेपी ने तमिलनाडु के अंदर साल 1996 के आसपास एंट्री मारी थी और ऊपर से बीजेपी की विचारधारा भी तमिलनाडु के लोगों से परे है, जिसके चलते वहाँ बहुत ही कम लोग बीजेपी को जानते हैं। ये बात अन्नामलाई जी को भी अच्छे से मालूम थी, जिसको देखते हुए वह कुछ रणनीतियां बनाते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। वह मेनली 2 रणनीतियां बनाते हैं, जिसमें से एक में उन्हें तमिलनाडु के लोगों तक बीजेपी की विचारधारा पहुंचानी थी और दूसरी में उन्हें जन जन तक बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना था। ऐसा करने के लिए वह तमिलनाडु की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक कार्यकर्ता को पकड़ते हैं और उनमें से हर एक कार्यकर्ता को 25 घरों की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इस जिम्मेदारी का मतलब था कि उन घरों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बीजेपी का वो कार्यकर्ता ही निकालेगा, जिससे होगा ये कि तमिलनाडु के घर घर तक बीजेपी का प्रचार भी हो जाएगा और लोगों को बीजेपी की विचारधारा भी समझ आ जाएगी कि वह असल में लोगों की सेवा करना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन रणनीतियों के बाद अन्नामलाई जी एक और मास्टर प्लान लेकर आते हैं और वो मास्टर प्लान था एन मक्कल यात्रा का। भले ही आपने इस यात्रा का नाम ना सुना हो और सोशल मीडिया पर आपको इसकी कई सारी वीडियोस देखने को मिल रही होंगी, जिनमें से कुछ वीडियोस में तमिलनाडु के लोग अन्नामलाई जी को घेरे हुए हैं, कोई उनसे हाथ मिला रहा है, कोई उनके साथ सेल्फी ले रहा है और कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। अब भले ही आपको ये पदयात्रा नॉर्मल लग रही हो और असल में ये बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस पदयात्रा को लॉन्च करने के लिए खुद होम मिनिस्टर अमित शाह आए हुए थे। हमारे नेता अन्नामलाई जी एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में पैदल चलने के लिए निकल रहे हैं। मित्रों, एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मक्कल यात्रा
महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। और करीब 7 महीने चलने के बाद इसके समापन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत करी थी। समापन समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने अन्नामलाई जी की तारीफ भी करी थी और उनकी पीठ को भी थपथपाया था, जिसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। और यही कहीं ना कहीं इस बात को भी जाहिर करता है कि यह पदयात्रा सफल हुई है। वैसे हाल ही में आए ओपिनियन पोल्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ पोल्स में बीजेपी को तमिलनाडु के अंदर 4 से 5 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, जो बीजेपी और अन्नामलाई जी के लिए बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पूरे साउथ इंडिया में वैसा ही महत्व रखती है जैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स नॉर्थ इंडिया में, और ऐसे में बीजेपी का तमिलनाडु के अंदर कुछ सीट्स निकाल लेना पूरे साउथ इंडिया के अंदर उसको मजबूती देगा। You cannot dominate the politics of North unless you win UP and Bihar. You cannot dominate the politics of South until and unless you start being a major force in Andhra and Tamil Nadu. It's that important. Tamil Nadu is UP of South. वैसे बीजेपी के इस राइज की बात सिर्फ ओपिनियन पोल्स ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर का भी ऐसा ही कुछ कहना है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Tamil Nadu, I see BJP getting into double-digit vote share this time. Make no mistake, they will. Anything between 7 to 12, 15% vote is possible for BJP in Tamil Nadu. देखो, प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं कि बीजेपी तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरने जा रही है और उसका वोट शेयर भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर ऐसा सच में होता है तो अन्नामलाई जी साउथ की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे, जिन्हें 15-20 साल बाद अगर बीजेपी पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट कर दे तो इसमें कोई बड़ा अचंभा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर इसी तरह जमीन से जुड़े हुए नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अन्नामलाई जी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।